अमेज़न जंगल में इंतहाई पुरसरार चीज है और वो है वॉकिंग ट्रीज यानी चलते हुए दरख्त। इससे क्या मुराद है? दरख्त इतने बड़े बड़े और उनके पत्ते इतने चौड़े हैं कि सूरज की रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंचती नहीं, वहां अंधेरा रहता है और बारिश का पानी 10 मिनट तक नीचे फर्श तक पहुंचता है। खलास से खींची हुई तस्वीरों में दिखाई दिया कि अमेज़न में सोने की नहरें बह रही हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2500 साल पहले अमेज़न में एक कदीम शहर आबाद था। उसे गार्डन सिटी कहा जाता है, जिसमें जदीद सड़कें, बिल्डिंग्स और सब कुछ था। फिर आतिशफशा ने उसको तबाह कर दिया। इसको अमेज़न क्यों कहा जाता है? ओरिलानो जो सयाह पहली बार अमेज़न गया, सामने जंगजू खवातीन का एक बहुत बड़ा लश्कर उसको मिला। और फिर साइंसदान कहते हैं कि मरीख या किसी जमीन के गहरे समुंदर के बारे में हम ज्यादा जानते हैं, लेकिन अपनी ही प्लैनेट अर्थ पे मौजूद इस बड़े अमेज़न जंगल के बारे में बहुत कम जानते हैं। नासा की तरफ से एक स्पेस लेजर, वो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रोजाना हजारों बार वो खला से लेजर अमेज़न जंगल में मारी जाती है। एक खास मछली है अमेज़न में, पीरा रुखू नाम की, 3 मीटर तक लंबी हो जाती है। मैन ईटर कहते हैं इसको, पूरा पूरा बंदा सालिम खा जाती है। अमेज़न के अंदर 400 मुख्तलिफ कबीलों के लोग आबाद हैं, लेकिन ये जदीद दुनिया से बिल्कुल दूर है। इनमें से कईयों को ये भी नहीं पता कि पहिया व्हील भी इजाद हो चुका है। अमेज़न रिंग्स क्या है? ये गोले बने हुए 4500 गोले उस जंगल में से दरियाफ्त हुए हैं। किसने बनाए, कब बनाए और क्यों बनाए? अमेज़न ब्लैक गोल्ड, ये काला सोना जिसकी तलाश के लिए पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज के लोग वहां जाते हैं। ये क्या है और इसका क्या फायदा है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न 67 लाख स्क्वायर मीटर बड़ा है जनाब, और ये यूके से 28 गुना ज्यादा बड़ा है। दुनिया के 9 ममालिक के अंदर फैला हुआ है। अमेज़न को लंग्स ऑफ अर्थ यानी जमीन के फेफड़े और अर्थ्स एयर कंडीशनर कहा जाता है। ये जमीन का AC है, क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन पैदा होती है उसका 20% अमेज़न से आता है, और बहुत बड़ा पोर्शन उसका फाइटोप्लैंक्टन से आता है। ये खास किस्म का पौधा है जिसकी वजह से जमीन में ऑक्सीजन आती है। और क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, निबातात हैं, इनका 10% वो अमेज़न में मौजूद है। और औसतन हर 2 दिन में कोई नई नस्ल पौधों की या जानवरों की वो अमेज़न जंगल के अंदर दरियाफ्त हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि कितनी बड़ी गैलेक्सी है अमेज़न? इसको आप जंगल ना कहें, ये तो पूरी एक दुनिया अलग से आबाद है। 40,000 प्लांट स्पीशीज यानी 40,000 मुख्तलिफ इकसाम के पौधे हैं। 1300 परिंदों की किस्में यहां पाई जाती हैं। 3000 मुख्तलिफ इकसाम की फिश यहां मौजूद है और 300 मैमल्स यहां है। और अब सुन के हैरान हो जाएंगे जनाब कि 25 लाख मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट स्पीशीज वो अमेज़न में मौजूद हैं। अच्छा, ये लफ्ज अमेज़न आया कहां से? तारीख को पढ़ें तो पता चलता है 1541 में पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एक यूरोपीय सयाह था, टूरिस्ट था, उसका नाम था ओरिलानो। ये घूमता फिरता आ गया अमेज़न के इस जंगल में। ये आया था सोने और मसाला जात की तलाश में, और यहां पर इसका मुकाबला बड़ी फियर्स फीमेल वॉरियर्स से हुआ, यानी बड़ी जंगजू किस्म की औरतों की एक फौज थी जिसका इसको सामना करना पड़ा। और इसने उन खवातीन को अमेज़न कहा, और ये इसने कदीम जो यूनान की कहावतें और कहानियां हैं वहां से ये लफ्ज लिया अमेज़न का। और सबसे पहले जो दरिया अंदर से गुजर रहा है उसका नाम अमेज़न रिवर रखा गया, और उसके बाद जो जंगल साथ मौजूद है उसका नाम अमेज़न रखा गया। और वैसे तारीख इंसानी को पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि ज्यादातर अमेज़न का जो जंगल है या इसका दरिया है, इसकी तरफ बड़े बड़े बादशाहों की नजर नहीं गई, और किसी ने इसको आकर आबाद करने की या सेपरेटली अपनी राजधानी किंगडम बनाने की कोशिश नहीं की। और हैरान कुन दरियाफ्त है कि नासा ने कुछ खला से तस्वीर खींची हैं अमेज़न रिवर की, अमेज़न जंगल की, और वहां पर गोल्ड डिपॉजिट्स और गोल्ड रिजर्व्स यानी सोने के जखायर ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे सोने की नदियां बह रही हैं वहां पे। और बाद में जब तहकीकात की गई तो पता चला कि यह नासा का एक एस्ट्रोनॉट था, खलाबाज था, जिसने ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ तस्वीर ली। और ये दर हकीकत अमेज़न जंगल के अंदर गैर कानूनी तौर पर जो माइनिंग के लिए वहां पर गड्ढे खोदे गए थे
وہ ان گڑھوں کی تصاویر تھی اور ان گڑھوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، جس سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ سونے کے دریا بہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو سونے کی نہریں اور سونے کے دریا بہنے کی داستان ہے، یہ کوئی اتنی غلط بھی نہیں ہے۔ یہ پیرو ایک ملک ہے، ایمیزون اس کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ گولڈ ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر غیر قانونی مائننگ بہت کی جاتی ہے، حکومت نے بہت سے اسٹرینجنٹ لاز ریگولیشنز وہ بھی پروملگیٹ کیے، لیکن اس کی روک تھام اتنی ہو نہیں پا رہی۔ بہرحال وہاں پر سونا نکالنے کی جو مائننگ اور دیگر گیس، کوئلہ اور دیگر چیزوں کو نکالنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں، اس سے ایمیزون کے نیچرل جو ایفیکٹس ہیں، جو وہاں پر فارسٹ ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور دو اور چیزیں جو اس ٹراپیکل فارسٹ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، ایک تو شہر کی حدود بڑھ رہی ہے، اور شہر کو بڑھانے کے لیے پھر درختوں کو کاٹنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے ملکوں کے اندر بھی ولیجز کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کے اندر کالونیز بن جاتی ہیں، انڈسٹری آ جاتی ہے، اور پھر مشکل ہوتا ہے۔ اور ایمیزون کے اندر کیٹل رینچنگ، یعنی وہاں پر بڑے بڑے مویشیوں کے باڑے بنانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی تعداد میں درختوں کو کاٹا جاتا ہے، اور ایمیزون وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پروفیسر کرس رابنز جو کہ یونیورسٹی آف ایریزونا کے اندر جیولوجی کے پروفیسر، ان کے مطابق ہمیں خلا میں موجود مریخ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، اور کسی بھی گہرے سمندر کی تہہ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے، لیکن اس عظیم الشان جنگل یعنی ایمیزون کے بارے میں اتنا نہیں پتہ۔ تو اب اس انویسٹیگیشن کو، اس تحقیق ریسرچ کو آگے بڑھانے کے لیے نیسا نے ایک بڑا زبردست اقدام اٹھایا۔ انہوں نے اسپیس لیزرز کے ذریعے اس پورے فارسٹ کی میپنگ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے GEDI گلوبل ایکو سسٹم ڈائنامکس انویسٹیگیشن نام کی ایک لیزر روزانہ ISS سے مراد یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، یہ خلا میں ایک جگہ ہے، جس طرح بسوں کے لیے لاری اڈا ہوتا ہے، اور ٹرین کے لیے اسٹیشن ہوتا ہے، اور ہوائی جہاز کے لیے ہوائی اڈا ہوتا ہے، ایئرپورٹ ہوتا ہے، اسی طریقے سے خلا کے اندر ایک ISS ہے، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے۔ وہاں سے روزانہ ہزاروں مرتبہ یہ اسپیس لیزر یہ ایمیزون میں ماری جاتی ہے، اور لیئرز کی صورت میں یعنی تہوں کی صورت میں ایمیزون کے اندر کیا چھپا ہے اس کے 3D میپس بنائے جاتے ہیں، بڑے زبردست قسم کے نقشے بنائے جاتے ہیں، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں کون سے لوگ رہتے رہے، اس کے اندر کون سی معدنیات چھپی ہوئی ہیں، اور کون سے ذخائر ایسے ہیں جو ابھی تک انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں، کیونکہ ویسے دیکھا جائے تو خطرہ اتنا زیادہ ہے، تھکنس اتنی زیادہ ہے، جانور اور دیگر خطرات اس جنگل میں ایسے ہیں کہ ابھی تک صرف 10% پورے ایمیزون کا ایکسپلور کیا جا چکا ہے، باقی 90% کے بارے میں ابھی تک تحقیقات جاری ہیں۔ اور میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، میں سوچ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، اللہ ہیز ناٹ سینٹ ڈاؤن اینی ڈیزیز وداؤٹ سینڈنگ ڈاؤن اٹس کیور، کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری کہ اس کی شفا بھی نہ اتاری ہو، تو یہ اتنا بڑا جنگل ہے 67 لاکھ اسکوائر میٹر کا، اور اس کے اندر کیسی کیسی بیماریوں کا علاج موجود ہوگا، پتہ نہیں کسی جڑ میں، کسی تنے میں، کسی پتے میں، یا کسی شاخ کے اندر کون سی دوائی موجود ہوگی، واقعی ابھی تک پورا ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ اور پروفیسر کرس رابنز جس کی بات میں نے پہلے کی، یونیورسٹی آف ایریزونا، اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ واقعی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیسے کیسے راز وہاں موجود ہیں، اور کون کون سی بیماریوں کی دوائیاں کہاں کہاں موجود ہیں۔ ابھی ہم اندر جائیں گے، پتہ چلے گا، تو بہت سے رازوں سے پردہ ہٹے گا۔ اور جناب جانور تو بہت سے ہیں اس میں، اور بہت سے جینٹل، شریف اور اچھے اچھے جانور بھی ہیں، سارے جانور اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کچھ خطرناک وحشی جانور بھی ہیں، جن میں مینڈک، زہریلے سانپ، جیگور اور پیراناز فش بھی موجود ہے۔ وہاں الیکٹرک ایل بھی ہے، یہ ایک ایسی مچھلی ہے جس کو پکڑا جائے تو بجلی کے جھٹکے چھوڑتی ہے، یہ 820 وولٹ تک بجلی یہ مار سکتی ہے۔ اور ایک خاص مچھلی ہے پیرا روکا نام کی، یہ 3 میٹر تک لمبی ہو جاتی ہے، اسے مین ایٹر کہا جاتا ہے، پورا کا پورا انسان اندر لے جاتی ہے۔ اس کے اوپر نا، اس کی منہ کی چھت کے اوپر بھی دانت لگے ہوتے ہیں، اور اس کی زبان میں بھی دانت ہوتے ہیں۔ اور یہ ایمیزون کے اندر 120 مختلف قسم کے ایسے مینڈک ہیں جو انتہائی زہریلے ہیں، ان کی جلد کے اوپر زہر لگا ہوتا ہے، اور یہ 15-20 نوجوانوں کو، انسانوں کو بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں۔ دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہیں، اور جب ان کو دیکھا جاتا ہے انسان ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن آگے موت کا سامان ہوتا ہے۔ اور ایک خاص چونٹی ہے، اسے بلٹ اینٹ کہتے ہیں، وہ جب کاٹ لے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے گولی مار دی ہے۔ اور وہاں پر جو فنجائی ہے اور دیگر جو چیزیں موجود ہیں، جو آب و ہوا ہے،
साइंसी तहकीक अजीब बात बताती है कि वो हवा जब इन चूंटियों के अंदर जाती है, चूंटियों में नाक नहीं होता, इनके पूरे जिस्म में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके जरिए ये रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल करते हैं। वो जो हवा इनके जिस्म में जाती है ना, इनका दिमाग ऐसा सेट हो जाता है कि ये बहुत ऊपर तक चढ़ जाती हैं और इनके डंक के अंदर एक खास किस्म की अजीब सी एक जहर सा इसमें आ जाता है। इसके अलावा अमेज़न के अंदर एनाकोंडा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, बहुत बड़ा अजदहा है, ये भी पाया जाता है। 30 से 40 फुट लंबा एनाकोंडा ये पूरी पूरी गाय पूरे पूरे इंसान को निगल जाता है। इसके अलावा वैम्पायर बैट्स हैं, यानी खून चूसने वाली चमगादड़ें, और पिंक डॉल्फिन है, यानी पिंक रंग की डॉल्फिन मछली जो अमेज़न रिवर में और ओरिनोको रिवर में ही पाई जाती है। और फिर हार्पी ईगल्स जो दुनिया के सबसे बड़े उकाब है, 5 से 6 किलो वजन होता है इसका, और ये अपने वजन से 2 गुना वो अपने पंजों में उठा सकता है। इसके विंग स्पैन बहुत बड़े होते हैं और ये जो अमेज़न जंगल की कनोपी है दरख्तों की, उसके ऊपर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जैगुआर है जनाब, ये शेर की फैमिली का एक तेंदुआ, ये एक जानवर है जो बड़ा खतरनाक है और ये वहशी और जंगली जानवर होता है। और जितने भी जानवर अमेज़न में पाए जाते हैं इनका आपस में भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है और इनका अमेज़न जंगल से भी बहुत बड़ा ताल्लुक है। 4 करोड़ 70 लाख आबादी अमेज़न की बताई जाती है। ये 400 मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं और यहां पर बोली जाने वाली जबानें वो 300 से जायद है। यहां पर जो इंसानों की दुनिया है वो बिल्कुल ही अलग है। आप हैरान होंगे सुनकर कि 400 मुख्तलिफ कबाइल के लोग यहां पाए जाते हैं। तो इनमें से अक्सर कबीले ऐसे हैं जिन्हें जदीद दुनिया का कुछ नहीं पता, नो इंटरनेट, नो मोबाइल, कोई जहाज, टीवी, कुछ नहीं, हत्ता कि इनको एक लकीर खींचनी भी नहीं आती, सादा सी तस्वीर बनानी भी नहीं आती। और बास कबीले इतने अंदर जाके इतने रिमोट हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि दुनिया में पहिया इजाद हो चुका है। दे डोंट नो द इनोवेशन ऑफ व्हील। हैरत अंगेज बात यहां थी, मैन ऑफ होल, एक बंदा था, उसका नाम मैन ऑफ द होल रखा गया, यानी सुराख बनाने वाला आदमी। ये 26 साल तक अकेला रहा क्योंकि इसका पूरा कबीला वो खत्म हो गया और फिर ये किसी और कबीले में गया नहीं। इसके आदात व अतवार, इसके कपड़े वगैरह बिल्कुल जंगलियों जैसे थे और ये गड़े खोदता था। नंबर 1, जानवर उसमें फंस जाएं और उनको खा सके। नंबर 2, गड़ों में छुप कर ये अपना घर बनाता था। साइंस इसको फॉलो करती रही कि कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है। और फिर 26 साल के बाद इसकी झोंपड़ी के पास इसकी लाश पाई गई और इसका पूरा कबीला यूं खत्म हो गया। इसी तरीके से अमेज़न के अंदर बहुत अजीब व गरीब और पुरस्कार किस्म की बातें कि वहां के रहने वाले लोगों को जदीद दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वहां की हुकूमतें भी उनको नहीं छेड़ती बल्कि उनको वहीं रखती हैं। तो ये लोग जदीद तालीम और तहजीब से बिल्कुल ना आशना है। बास कबाइल के लोगों को तो गिनती भी नहीं आती, दे कैन नॉट काउंट। और बास कबीले ऐसे हैं कि पूरे कबीले की तादाद ही सिर्फ 20 है। और एक कबीला ऐसा है जिसे बटरफ्लाई ट्राइब कहा जाता है, जिस तरह तितली इधर से उधर जाती है, वो लोग भी हिजरत करते रहते हैं। लेकिन इन सब का ताल्लुक अमेज़न से बहुत गहरा है। इन सब का ताल्लुक अपने मदरलैंड से, अपने उस जंगल से बहुत ज्यादा डीप है। सैलाब, कहत, जंगल की आग वगैरह को ये बहुत अच्छा समझते हैं और यहां ज्यादा आबादी हो भी नहीं सकती। कोई जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये वो लोग होते हैं जो मुल्कों की सकाफत को, लोगों के रहन सहन को पढ़ते हैं और तारीख इंसानी को मद्देनजर रख के जदीद तहकीकात करते हैं। उनके मुताबिक अगर कोई बंदा या कोई कबीला या कोई कौम सिर्फ शिकार के ऊपर जिंदा है तो वो ज्यादा लंबी देर नहीं चल पाएगी, बल्कि इंसान को ज्यादा देर तक रहने के लिए वो एग्रीकल्चर चाहिए, ज़राअत चाहिए। और वहाँ कुछ ऐसा सेटअप है कि वहाँ पे ज़राअत करना वो इतना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी ज़्यादा ज़राअत हो नहीं सकती। और जो लोग वहाँ कर भी रहे हैं उसकी लिमिटेड प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा उसकी पैदावार भी नहीं हो सकती। इसीलिए सहराओं में, पहाड़ों पर, जंगलों में पॉपुलेशन चेक में रहती है और बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। बहरहाल अमेज़न में रहने वाले ये लोग रवायती अंदाज से जीते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश हैं। याद रखिए, इन लोगों ने एक हैरत अंगेज इजाद की, द मेडिसिनल प्रॉपर्टी विद इन ट्रीज एंड मीट एंड एक्सेट्रा। इन्होंने उस जगह पर रहकर दवाइयाँ सीखी कि फलां दरख्त से ये दवाई मिल रही है, फलां पौधे से ये दवाई मिल रही है, और इस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। और आज जदीद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो हमें बताती है कि ये सारी दवाइयाँ जो हम भी खाते हैं, ये पैनाडॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह वगैरह, ये सब की सब हर्ब्स एंड शर्ब्स से ही तो बनी है, यानी ये जड़ी बूटियों से ही बनी हुई है। जैसे जामुन है, इसके अंदर शुगर के खिलाफ बहुत ज़्यादा दवाई मौजूद है, तो इतने ज़्यादा जामुन के अगर बीज मौजूद हों
और इधर डायनल 5 mg की एक गोली हो, ये एक दवाई है जो शुगर के मरीज देते हैं, डायबिटीज टाइप 2 के, तो इतनी बीज जामुन के और एक इतनी छोटी सी गोली एक बराबर है। तो ये नया असबाब है साइंस इजाद की। डाइजैक्सिन एक गोली है जो कि दिल के अमराज में ली जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, ये दिल के अमराज सिचुएशंस है उसमें खाई जाती है। डिजिटलिस लेनाटा ये वो पौधा है जिससे डाइजैक्सिन बनाई जाती है। इसी तरीके से मलेरिया की क्यूनिन है, ये क्यूना एक दरख्त है, उसकी बार्क यानी छाल से बनती है, और जब ये पता चला कि इस दरख्त की छाल से ये मलेरिया की दवाई बन रही है, वो दरख्त ही ना पैदा हो गया, इतना ज्यादा काटा जाने लगा। तो ये हर्ब्स एंड शर्ब्स ही हैं जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चला रही हैं। और 25% दवाइयां वो रेन फॉरेस्ट से ही आती है, जिनमें आर्थराइटिस की दवाई है हड्डियों की, इसके अलावा कैंसर की दवाइयां हैं, मलेरिया की दवाइयां हैं, ये रेन फॉरेस्ट से ही आती हैं। तो अमेज़न इज एनरिच्ड विद मेडिसिन्स। इसके अलावा बास कबाइल ने अमेज़न के अंदर ज़राअत के मुनफरिद यूनिक और नए तरीके भी इजाद किए, जिनमें यानोमामी एक कबीला था जिसने स्लैश एंड खार ये एग्रीकल्चर का एक तरीका निकाला, जिसकी मदद से उन्होंने बहुत सी अच्छी प्रोडक्शन दी। अमेज़न के अंदर एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट वो रबड़ है। यहां पर रबड़ के दरख्त मौजूद हैं जिनसे रबड़ निकलता है और फिर उसको रबड़ में ट्रांसफॉर्म किया जाता है और पूरी दुनिया के अंदर ये जाता है जनाब, और इस रबड़ से फिर टायर और दीगर चीजें बनाई जाती हैं। अमेज़न के अंदर एक इंतहाई पुरस्कार चीज वो अमेज़न रिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जब दरख्तों को काटा गया और आसमान से ड्रोन के जरिए तस्वीर ली गई तो पता चला ये पुरस्कार किस्म के रिंग्स, ये गोले बने हुए, और ये तकरीबन 4500 की तादाद में अभी तक दरियाफ्त हो चुके हैं। कब बने, किसने बनाए, मकसद क्या था, साइंस अभी तक ये नहीं जान सकी। हो सकता है कोई कुल्ट हो, कोई रिचुअल हो, कोई रस्म हो, कोई रूहानी किस्म की चीज हो, या कोई मजहबी कंसर्न हो कि ये रिंग्स बनाए गए थे। अंदाजा है कि अमेज़न में 400 अरब दरख्त मौजूद हैं और ये रोजाना 20 अरब टन पानी वो हवा की तरफ छोड़ते हैं। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हर मिनट में 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना अमेज़न के दरख्तों को काट दिया जाता है, और 17% अमेज़न का जो फॉरेस्ट है वो कट चुका है। ये पूरे फ्रांस मुल्क के बराबर है। अमेज़न रिवर, अमेज़न का दरिया, दुनिया के तमाम फ्रेश वाटर का 20% इस अमेज़न रिवर में है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इस पे साइंस को इख्तलाफ है, हो सकता है वो मिस्र का दरिया नील हो, या हो सकता है ये अमेज़न का अमेज़न रिवर हो। जिस तरह पाकिस्तान में दरिया सिंध बड़ा दरिया है और इसके कई मुआविन दरिया मौजूद हैं, इसी तरीके से अमेज़न के 1100 मुआविन दरिया मौजूद हैं, जिनमें से बाज की लंबाई तो 1500 किलोमीटर है। और इन्हीं दरियाओं, नदी नालों की वजह से अंदर जितने भी निबातात हैं, जानवर हैं, इनकी पानी की और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती है। यानी ये बहुत बड़ी नेमत है। और यहाँ एक बड़ी अजीब चीज़ वो बॉइलिंग वाटर है, यानी ये इतना दर्जा हरारत बढ़ जाता है इस जंगल का कि ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और ये पानी बॉयल करता है। बाकायदा बॉइलिंग वाटर दरिया के अंदर नज़र आता है, और बास सुपरस्टिशियस किस्म के लोग वो अजीब अजीब तोहमात में पढ़कर अपने मुर्दों को उस पानी में डालते हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म की अजीब व गरीब रसूमात उस बॉइलिंग वाटर, वो उबलते हुए पानी में, जो कि नेचुरल है, और इसकी कोई वजह भी कोई साइंस इतनी दरियाफ्त नहीं कर पाई कि ये वॉल्केनोस की वजह से होता है या ये वाकई पानी बॉयल हो जाता है। और बहुत से सयाह, टूरिस्ट इस बॉइलिंग वाटर को देखने के लिए दुनिया से आते हैं और अमेज़न को विजिट करते हैं। और अमेज़न में एक इंतहाई पुरसरार चीज़ वो वॉकिंग ट्रीज हैं, चलते हुए दरख्त। ये दर हकीकत पाम ट्रीज हैं जो 25 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली होती हैं, पूरा दरख्त दे आर अबव द ग्राउंड, इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली होती हैं, और बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे पैर हैं, ये पाँव हैं और ये चल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ट्रंक तो वही मौजूद है, कब दरख्त चल तो नहीं सकते। वैसे अगर दरख्तों की बात की जाए तो अमेज़न तो लैंड ऑफ जाइंट्स है, जिन्हों का देश है। इतने बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर ब्राजीलियन ग्रेप ट्री भी है, बड़ा अजीब दरख्त है। आप देख सकते हैं इसके तनों के अंदर शाखों के साथ छोटे छोटे ग्रेप्स यानी अंगूर जैसे फल लगे हुए हैं। ये काटे जाते हैं, खाया जाता है, जैम जेली इनका भी बनता है। और अमेज़न के दरख्त इतने बड़े बड़े हैं, उनकी शाखें और पत्ते इतने बड़े बड़े हैं कि कनोपी बन गई है। जिस तरह शादी में कनोपी नहीं लगाई जाती, वो पूरी कनोपी बन गई है, और वो कनोपी इतनी गहरी है कि सूरज की रोशनी वो जंगल के फर्श पर पड़ती नहीं है, वह अंधेरा ही रहता है। और इतनी थिक है वो कि जब बारिश का पानी ऊपर गिरे
تو اس کو زمین تک آنے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں، اور بعض درخت وہ 200 فٹ سے بھی زیادہ اونچے ہیں۔ لینڈ آف جائنٹس کی ہم نے بات کی۔ اب یاد رکھیے، انسان آکسیجن اندر لے کر جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے، جبکہ درخت اس کا الٹ کرتے ہیں، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے کر جاتے ہیں اور آکسیجن باہر نکالتے ہیں، یعنی زمین کے اندر یہ گندی گیس کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو اپنے اندر لے جاتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 2 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ گندی گیس یہ یہاں پر ایمیزون میں سٹور ہو جاتی ہے، اور اس سے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ اور یہ آلودگی کے مسائل جو دنیا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ جنگل کتنا ضروری ہے۔ یہاں آگ بھی لگ جاتی ہے۔ سن 2024 میں 62,000 اسکوائر میٹر کا علاقہ جل گیا۔ ویسے تو سبزے کی کثرت، گیلی اور نمی فضا کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے یہاں پر آگ لگتی نہیں ہے، لیکن جولائی اور اگست کے مہینوں میں بارش نہیں ہوتی تو سوکھا ہو جاتا ہے سارا کچھ، پتے، جڑیں، درخت وغیرہ، ذرا سی چنگاری آگ کو بھڑکا دیتی ہے، اور پھر وہ آگ بڑی جلدی سے پھیلتی ہے۔ یہ جنگل کی آگ ہوتی ہے، اسے کنفلیگریشن بھی کہا جاتا ہے، ایک دم ایک درخت سے دوسرے درخت اور پھیلتی چلی جاتی۔ آگ لگ جائے تو ستمبر تک چلتی ہے، ستمبر میں پھر بارشیں ہو جاتی ہے، اور نیچرل وے سے اٹ ایکسٹنگوشز دی فائر۔ بارش بہت ضروری ہے، لیکن ماہرین کے مطابق پہلے سے اب اگر دیکھا جائے تو ایمیزون میں 70% بارشیں کم ہو گئی ہیں، جو کہ ایک الارمنگ الرٹ ہے۔ اس جنگل کا اپنا الگ موسمی نظام ہے۔ 2 سیزن ہوتے ہیں، ایک ویٹ سیزن، ایک ڈرائی سیزن۔ ویٹ سیزن یہ دسمبر سے مئی تک رہتا ہے، خوب بارشیں ہوتی ہیں، ندی نالے، ایمیزون ریور اوور فلو ہو جاتا ہے، اور اس سیلاب کی وجہ سے فرٹیلٹی، زرخیزی بڑھتی ہے، کھانے کو ہوتا ہے، ویجیٹیشن ہوتی ہے، جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو ڈرائی سیزن ہے وہ جون سے لے کے دسمبر تک ہوتا ہے، اور یہ یہاں کے جانوروں کے لیے ایک مشکل ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ ڈرائی سیزن ہوتا ہے اور اس طریقے سے خوراک اور پانی مل نہیں رہا ہوتا۔ ایمیزون کی پرسرار کہانیوں میں بولیویا کا جوناتھن ہے، جو 31 دن کے لیے وہاں گم گیا۔ یہ یہاں شکار کھیلنے گیا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ ایمیزون کا خطرناک جنگل تھا، اور جوناتھن تھا، اس کی ٹانگ کا ٹخنا بھی ٹوٹ گیا۔ ایک کارتوس صرف اس کے پاس تھا، جسے اس نے جنگلی خنزیروں کو دور بھگانے کے لیے استعمال کر لیا۔ 31 دن کے بعد جب اس کو دیکھا گیا، اس کا 17 کلو وزن کم ہو چکا تھا، اور یہ نفسیاتی ایک اثر میں تھا۔ اب یہ امید کی جاتی تھی کہ نفسیاتی اثر سے باہر آئے گا تو ایمیزون کے بارے میں کچھ جدید اور نئی باتیں بتائے گا، تاکہ ایکسپلوریشن میں مدد مل سکے۔ کولمبیا کا طیارہ تباہ ہوا تھا 13 سالہ لیزلی کے ساتھ، اس کے 4 بہن بھائی وہ بھی اندر گم گئے۔ یہ بھی ایک بڑے عرصے کے لیے ایمیزون کے جنگل میں رہے، انہوں نے بھی اندر بہت سے عجائبات دیکھے۔ بعد میں ٹی وی انٹرویوز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ ایمیزون کے اندر ان چھوٹے چھوٹے 4 بچوں نے کیا دیکھا اور کس طریقے سے یہاں پر زندگی گزاری۔ لیزلی کو ویسے بھی عادت تھی، اس کے والدین جب جاب کرنے چلے جاتے تھے تو پیچھے وہ اپنے بچوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی تھی، اور اسی ایک روٹین کے تحت جنگل کے اندر گم جانے کے بعد اس نے اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا۔ 2024 میں بی بی سی کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ یہاں پر 2500 سال پہلے ایمیزون کے نیچے ایک مکمل شہر آباد تھا، اور جو 1000 سال تک رہا، اور اس شہر میں پلازاز بھی تھے، جدید گھر بھی تھے، اور وہاں پر سیریمونیل پلیٹ فارمز بھی تھے، جس کو آپ بینکوٹ ہال یا شادی ہال بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پر سیلیبریشنز کی جاتی تھیں، اور پھر شاید کوئی والکینو، آتش فشاں کا کوئی عمل ہوا، اور یہ شہر صفا ہستی سے مٹ گیا۔ اس کو گارڈن سٹی کا نام دیا گیا تھا، اور اسی جگہ سے ایک زبردست دریافت بھی ہوئی، اور وہ تھی ADE، ایمیزونین ڈارک ارتھ، جسے بلیک گولڈ بھی کہا گیا، کالے رنگ کا سونا۔ دس از ایکچولی لیئر آف چارکول بلیک سوائل۔ یہ 12.5 فٹ کی ایک زمین کی چیز ہے، جس میں بہت زیادہ زرخیزی پائی جاتی، اور یہ کیسے بنی، بہت سی تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمیزون کے لوگوں نے جو ٹریش پھینکا تھا، جو گند پھینکا تھا، یہ لیئر خود بخود بنتی چلی گئی، اور آج یہ پوری دنیا کے اندر بلیک گولڈ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور بہت سے ہارٹی کلچر ایکسپرٹس اور یہ باٹنی کے لوگ جو ماہرین ہیں، وہ اس بلیک گولڈ کو بنانے کے درپے ہیں کہ اس کو ہم بنائیں، پوری دنیا میں پھیلائیں، تاکہ زراعت آگے سے آگے بڑھے۔ پورے ایمیزون کے اندر یہ جا بجا پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ADE ایمیزونین ڈارک ارتھ کے اندر
होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये पानी को संभाल सकती है। एरिएशन यानी हवा के अंदर बाहर जाने में जो जमीन में जाती है और आती है उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करती है और न्यूट्रिएंट्स को यानी अहम अज्जा को संभाल के रखती है। आखिर में मैं आपको बताऊं कि ये जो अमेज़न के लोग बाहर के लोगों से ताल्लुकात नहीं रखते, कुछ अच्छा ही करते हैं। एक दफा क्या हुआ, अमेज़न में कुछ लोग गए और जब वो वापस आए तो अमेज़न के रहने वाले जो बाहर वालों के साथ ताल्लुक में आए थे, आधा कबीला उनका मर गया निमोनिया से, फ्लू से, कफ से, क्योंकि उन लोगों के अंदर ये बीमारियां नहीं थी। जबकि बाहर वाले जब अमेज़न में गए, इन्होंने अपनी ये बीमारियां उनको दे दी। कैसे दी? इसलिए कि हमारे अंदर इन बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस आ गई हुई है। हम यहाँ पर मौजूद है ना शहर के अंदर, तो ये बीमारियां आम है, किसी को फ्लू है, किसी को कफ है, किसी को निमोनिया है, तो फिर ये हमारे अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उन बीमारियों के खिलाफ एक्टिव हो जाती है। लेकिन उन लोगों के अंदर चूंकि इन बीमारियों की रेजिस्टेंस और क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं थी, वो उन्हें लग गई और इस तरह वो वाइप आउट हो गए। ये याद रखिएगा, ये कुदरत का एक ज़बरदस्त निज़ाम है कि जो बीमारी होती है हमारे इर्द गिर्द, हमारे जिस्म के अंदर भी उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत आ जाती है। तो अमेज़न के इस अजीम शान जंगल के बारे में आपने सुना, बिलाशुबा अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला की निशानियों को देखते रहिए, खूब ज़िक्र खुदा कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी